हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री वालों, उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आरपीएससी ने अक्टूबर में आपका एग्जाम शेड्यूल कर दिया है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अब हम लोग पीवाईक्यूज की एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट या फिर जो ट्रिक इन्वॉल्व हो रही है उसको भी उस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं हमारा शेयर का बटन आखिर कहाँ गया। यस, ये हम कहाँ आ गए, कुछ करना पड़ेगा कंप्यूटर में। ओके, तो हम सही जगह आ चुके हैं। यस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में ग्रेजुएशन के पोर्शन में आपकी एक यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री की, जिसमें कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के टॉपिक में आपके इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस सिलेबस में दिए हुए हैं। तो हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्फॉर्मेशंस आखिर होते क्या हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो दो मेन टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर और एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बेसिकली वो होते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड यदि हम लोग रोटेशन कराते हैं तो उससे जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट जनरेट होते हैं उनको हम लोग कॉन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। और जो कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे में फास्ट इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे इसको रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। और दो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी कम एनर्जी गैप होता है, और वो होता है लगभग 60 किलो जूल से कम एनर्जी गैप होता है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में इनको रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल वो होते हैं जिनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, और यदि हमें इंटर कन्वर्ट करना होगा तो कम से कम एक बॉन्ड हमें ब्रेक करना होगा, बॉन्ड तोड़ना होगा हमें, तभी वो एक दूसरे में बदल सकते हैं। इनके बीच में एनर्जी का जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है कॉन्फिगरेशनल। और कॉन्फिगरेशनल के टाइप आप लोग जानते हो, ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में आर और एस जो होते हैं वो अलग अलग कॉन्फिगरेशंस होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ज्योमेट्रिकल में ई और जेड होते हैं, वो भी अलग अलग कॉन्फिगरेशंस होते हैं। तो इस तरह से कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड यदि हम लोग रोटेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल के जो विभिन्न स्पेशल अरेंजमेंट जनरेट होते हैं उनको कॉन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। इनमें एनर्जी गैप काफी कम होता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये थी कॉन्फॉर्मेशंस की बात। अब कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस सीखने के लिए हमें बेसिकली दो टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहली है कॉन्फॉर्मेशंस और दूसरी है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो कॉन्फॉर्मेशंस तो आपको पता चल गए कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराते हैं तो जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आपके आकाशीय व्यवस्थाएं, ठीक है। तो जो अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट आ रहे हैं, है ना, जनरेट हो रहे हैं, उनको हम लोग कॉन्फॉर्मेशंस बोलते हैं, या फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं, या फिर कॉन्फॉर्मर बोलते हैं, या फिर रोटामर बोलते हैं। काफी काफी सारे नाम हैं इनके, उन अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट को जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से जनरेट होते हैं, ठीक है। अब कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस यानी कि ये जो आपके कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं इनकी एनर्जी की स्टडी करना, कि भाई एनर्जी चेंजेस क्या हुआ, एक कॉन्फॉर्मेशन दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में चेंज हुआ तो एनर्जी किस तरह से बदली, है ना, एनर्जी चेंजेस क्या हुए, उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। या फिर बहुत सिंपल सी बात कर सकते हैं हम लोग, जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी, एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव स्टेबिलिटी, भाई कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, उसका रीजन क्या है, इन सबको एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं हम कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो अब
इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को समझने के लिए एक कॉन्फॉर्मेशन की जो स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये हमें समझना पड़ेगा कि कब कोई कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कम होती है, कब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तभी हम जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है उसको हम लोग समझ पाएंगे। नंबर 1, टॉर्जनल स्ट्रेन। ये नंबर 1 है, टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन का मतलब होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। ये तो आप जानते ही हैं, बॉन्ड पेयर में बीपी में रिपल्शन होता है। तो ये जो रिपल्शन है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, या फिर बोलते हैं पिट्जर स्ट्रेन, ठीक है। और ये स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ता है ना, टॉर्जनल स्ट्रेन जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे आप जानते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि रिपल्सन जब भी इंक्रीज होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिपल्शन का। रिपल्शन नहीं बढ़ना चाहिए, एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हमने सीख लिया टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, स्टेबिलिटी पे इसका प्रभाव क्या है वो भी देख लिया। नंबर 2 पे आ जाते हैं एंगल स्ट्रेन। देखिए एंगल स्ट्रेन, देखिए यहाँ पर स्ट्रेन स्ट्रेन बार बार वर्ड आएगा। स्ट्रेन का हिंदी मीडियम में आप समझ लें, इसको तनाव बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन, उसका आइडियल एंगल क्या होता है, उसका 109.28 डिग्री ये एंगल होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, ठीक है, एल्केन्स के लिए। ओके, अब यदि इससे कम या ज्यादा एंगल है, एंगल इससे कम या ज्यादा है इससे, इस आइडियल एंगल से, तो वहां पर एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। और जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है वैसे वैसे आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि तनाव जितना आएगा स्टेबिलिटी तो उतनी कम होगी। एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल है, सारे कार्बन sp3 है इसमें भी। ये साइक्लोपेंटेन का एग्जांपल है, इसमें भी सारे कार्बन sp3 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एंगल जो है साइक्लोप्रोपेन में वो 60 डिग्री का है, और साइक्लोपेंटेन में यहाँ पर 108 डिग्री का है। तो बताइए एंगल स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री वाला है, इसमें काफी कम हो गया। आइडियल एंगल 109 होना चाहिए ना, 109.28, तो उससे ये काफी कम हो गया 60, इसलिए इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, इसलिए ये इससे लेस स्टेबल है। किससे? आपके आपके साइक्लोपेंटेन से, ठीक है। और साइक्लोपेंटेन में 108 है जो इसके काफी करीब है, इसलिए साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में ज्यादा है। और साइक्लोपेंटेन में इसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो भी काफी कम है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन में। ओके, तो ये आपने एंगल स्ट्रेन को समझ लिया, एंगल स्ट्रेन कब आता है। ओके, अगला जो फैक्टर है कॉन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी को जो प्रभावित करता है वो है स्टेरिक स्ट्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉन्डरवॉल स्ट्रेन या वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन का मतलब ये हो गया रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। ये लो भाई, है ना, यानी कि जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो तो कोई भी दो एटम और दो ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन हो स्पेस में, वो एक दूसरे को मतलब क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए वहां पर, है ना, त्रिविमीय बाधा आ जाए उनको, वो एक दूसरे के टच होने लग जाए, या उनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो रिपल्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन या वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। और ये स्ट्रेन भी जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी कम होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी स्ट्रेन बढ़ता है ना, तो स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है। फोर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर एच बॉन्डिंग। देखिए एच बॉन्डिंग जब भी आएगी आपका जो कॉन्फॉर्मेशन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप जानते ही हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है बेसिकली, तो इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाला है ये फैक्टर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली स्टेबिलाईज करता है कॉन्फॉर्मेशंस को। फिफ्थ नंबर है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन भी आप जानते हैं स्टेबिलाइजिंग इंटरेक्शन है। हाइपर कंजुगेशन जब भी आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, तो हाइपर कंजुगेशन जहां भी आएगा वहां पर कॉन्फॉर्मेशंस की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एच बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, आपका स्ट्रेन जो भी है स्टेरिक स्ट्रेन और आपका एंगल स्ट्रेन और टॉर्जनल स्ट्रेन, ये तीन तरह के स्ट्रेन हैं। ये जैसे ही आएंगे वैसे ही स्टेबिलिटी को आपके
कम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे पांचों के पांचों प्रभाव। ओके, अब देख लेते हैं कि कॉन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं दो हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं, एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक है सोहर्स का प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इस तरह से हम जनरली दिखाते हैं कार्बन एटम्स को। ठीक है, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को जिसके सापेक्ष हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं उसको इस तरह से दिखाते हैं, और सोहर्स प्रोजेक्शन में इस तरह से और इस तरह से दिखाते हैं। इस फॉर्मूले को जनरली पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी इसको जनरली कभी कभी बोल देते हैं कई बुक्स में। ठीक है, तो ये सोहर्स प्रोजेक्शन मेथड है और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड है। इनकी डिटेल में तो हम तभी बात करेंगे जब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, जैसे इथेन का है, ब्यूटेन का है, और आपके साइक्लोहेक्सेन का हम करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्फॉर्मेशंस आपको पता चल गए होंगे, उनकी स्टेबिलिटी के जो फैक्टर हैं वो आपको डिटेल में तब समझ में आएंगे जब आप इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशन मेरे साथ पढ़ेंगे और पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कहां से बंद होगा?